बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड हमारी अभी लेक्चर कंटिन्यू है। सरफेस इंटीग्रल, इससे जो फर्स्ट लेक्चर गुजरा उसमें सिर्फ हमने ये डिस्कस किया था कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है, और उसका यहाँ पर जो बात हो रही है ये है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए टू इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल इट इज मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज ए डबल इंटीग्रल टेकन ओवर प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ सरफेस ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जो आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो भी सुन ले क्या है और किस तरह से ये काम करेंगी। मसलन ये देखिए, जैसे ये बोर्ड नजर आ रहा है, आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसको x रख लेते हैं, इधर वाली को, इस वाली को y रख लेते हैं, और इस तरह हम वर्किंग चलाते जाते हैं। ये आपकी xy प्लेन बनती है। जिस वक्त z एक्सिस को साथ ऐड करना है तो z असूली तौर पर तो अब यहां पर इधर को आ रहा है, इस कोने से इधर को, यानी कि ये हो गया x, ये हो गया y, z तो इधर को आ रहा है बाहर को। वो फिर शो कैसे करना है वो दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो उस हवाले से फिर हम x इधर को, y इधर को, z इधर को शो कर रहे होते हैं। यानी कि उस वक्त हमारी ड्राइंग कुछ ये है, इस स्टाइल की, ये है वे, ये इधर को x, इधर को y और इधर को z। और अब जरा इन एक्चुअल देखिए प्रोसेस क्या है। ये वही स्ट्रक्चर है दिखाने के लिए। ये हो गया x, ये हो गया x। अब इधर को तो हम अगर एक शो करते हैं, इधर को x इधर को y, लेकिन z भी अगर शो करना हो तो फिर z ऊपर को शो किया जा रहा है ना, जैसे ये है। तो इस हवाले से इधर को हो गया x, ये इधर को हो गया y, ये जो y लिखा है इधर को y, और ऊपर को ये हो गया z। तो असल में अब ये कोने हैं, ये जहां एक मार्कर पड़ा है ये हो गया x, ये दूसरा मार्कर यहां पड़ा है ये हो गया y। ये देखिए इस स्टाइल से ये आपको 3 मार्कर्स शो किए। जो इस वक्त इधर को जा रहा है वो x, जो इधर को आ रहा है वो y, और जो ऊपर को जा रहा है वो z। तो उस हवाले से जरा नाम कैसे बनेंगे, इधर को x इधर को z, ये होगी xz प्लेन, xz प्लेन, और इधर को yz प्लेन। और ये जो जमीन ग्राउंड पर ऐसे नजर आ रही है वो आपकी xy प्लेन है, xy प्लेन। वैसे भी जो ग्राउंड होता है हमारा वो xy प्लेन ही होता है ना, तो उसके मुताबिक ये वाली स्टेटमेंट ग्राउंड वाली है। अब मैं ये बात करने लगा हूं कि ये कन्वीनियंट क्यों है कि हम एक सरफेस को एक प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो उस हवाले से मैं सिर्फ इतना बताने लगा हूं कि फर्ज करें ये आपका स्ट्रक्चर हो गया जिसमें अभी डिफरेंट प्लेन्स शो की हैं कि xy, xz और yz। इस वक्त ये एक ऐनक का कवर है, ये आपका समझा गया सरफेस। सरफेस किसी भी तरह की होगी ना, जो प्लेन है वो तो एक इस तरह का कागज है, एक कॉपी का पीस ऑफ पेपर है जो प्लेन यूं जा रही है, सीधा सीधा पीस है, वो किसी भी साइड को जा सकता है। लेकिन जो सरफेस है वो एक स्टोन हो सकता है, बुक हो सकती है, ये इस तरह की बेढंगी शेप कुछ भी एक सरफेस हो सकती है। तो उस हवाले से फर्ज करें ये आपका ऐनक का कवर इसकी सरफेस है, वो इसका हम सरफेस इंटीग्रल यहां निकालना चाहते हैं। ये जरा अब क्लियर रखना है। तो इसको एक प्लेन में प्रोजेक्ट करना क्यों जरूरी है, जब हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे इन एनी वन ऑफ द प्लेन, फर्ज करें यहां ये रखा हुआ है ऐसे किसी भी सेंस में, इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे इन xy प्लेन, ये जो ग्राउंड वाली प्लेन है, तो प्रोजेक्शन को आप अपना माइंड सेट सीधा रखने के लिए ताकि वर्किंग समझ आ जाए, आप समझ लें ये यहां वैसे आपको कवर किस तरह का नजर आ रहा है। जब इसका इधर शेडो पड़ेगा, ये मैं प्रोजेक्शन को थोड़ा सा वो रंग देने लगा हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। इसका जब नीचे शेडो जाएगा, साया पड़ेगा इस प्लेन पर, वो तो आपको जो शो होगा
वो कुछ इस फॉर्म का शो होगा, ऐसे यूं यूं बॉक्स सा बन जाएगा। और वो बॉक्स जो साया होगा वो तो प्लेन पर एडजस्ट हो जाएगा ना, वो इस तरह की शक्ल तो नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, वो प्लेन पर एक डब्बी बन जाएगी। और देखने के लिए वो या स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, यानी कि इस तरह की वो डब्बी की शक्ल अगर नजर आए हमें, ये देखें ना, यूं ऐसी शक्ल नजर आएगी। वो प्लेन पर तो एक उस तरह की डायग्राम बन गई ना, जैसे हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, स्क्वायर वगैरह, पैरेललोग्राम की बात करते हैं, तो ऐसे किसी भी तरह की एक शेप बन जाएगी जिसकी लेंथ विड्थ या ट्रायंगल हो। उस प्लेन पर हम एरिया फाइंड आउट करने के कितने ही ज्यादा फार्मूले जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, स्क्वायर का एरिया, एटसेट्रा, सारे एरियाज निकाल सकते हैं। यहां एरिया की समझ नहीं आ रही थी जब ये सरफेस, इधर सरफेस थी, लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन लिया गया इधर, तो वो शेडो आपका किस तरह का बन गया, एक वो डायग्राम बन गई जिसका एरिया हल करना इशू नहीं है, उसके इतने ज्यादा फार्मूले मौजूद हैं। ये वो रीजन है कि हम क्यों कहते हैं एक्सप्रेस देम एज ए डबल इंटीग्रल। टर्म डबल इंटीग्रल क्यों है, क्योंकि यहां जब इधर प्लेन आएगी तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई होगा। दूसरी प्लेन लेंगे तो y और z हो सकते हैं, तीसरी प्लेन में लेंगे तो x और z हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट तो दो ही आएंगे ना, इसलिए वो डबल इंटीग्रल फॉर्म में शो किया जाएगा। तो वो प्रोजेक्टेड एरिया, वहां उस प्रोजेक्शन का एरिया निकाला जा सकता है, इसलिए ये ऐसा करना, ये कन्वीनियंस शो किया। उसके बाद ये आपकी आउटपुट्स है। फॉलोइंग केसेस, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस S, ये जो यहां सरफेस S थी, इसका प्रोजेक्शन XY प्लेन में लेते हैं, तो फार्मूला आपका ये XY प्लेन का एरिया, बाकी मैं चीजें अभी समझाता हूं। जिस वक्त प्रोजेक्शन लेंगे XZ प्लेन में, तो XZ प्लेन का एरिया ऑफ वन प्लेन कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये dx dy शॉर्ट लेंथ और शॉर्ट विड्थ के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव नहीं समझ लेना है इसको, वो लेंथ विड्थ को शॉर्ट करने के लिए जब हम ये इंटीग्रेशन की वो बाय डेफिनेशन वर्किंग करते हैं, तो उस वक्त वो स्मॉल इंटरवल की बात हो रही होती है। आप लेंथ विड्थ समझ रहे, जो भी वर्किंग समझनी है। इसी तरह जब प्रोजेक्शन लेंगे yz प्लेन में, तो ये dy dz, और उनके नीचे जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये किस सेंस में आ रही हैं, ये हमारा इस वक्त वर्किंग है। जो a है यहाँ पर, वो कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन ai, 2j, 3k, और जो n है वो यूनिट नॉर्मल है टू द सरफेस S। ये जो सरफेस थी ये वाली, इस पर यूनिट वेक्टर बनाया और नॉर्मल वेक्टर। जैसे एक लाइन पर बात करते हैं ना, तो उसका डायरेक्शन वेक्टर लिया जाता है। जब किसी सरफेस की बात करते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर लिया जाता है, और उस सरफेस के परपेंडिकुलर को नॉर्मल का नाम देते हैं, और उसका यूनिट बना लें वेक्टर का, तो वो नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल होता है। और ये आमतौर पर जो पार्शियल ओवर पार्शियल xi, पार्शियल ओवर पार्शियल yj, पार्शियल ओवर पार्शियल z के, जिसको ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, ये वही नॉर्मल वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का। तो सरफेसेस को डील करने के लिए नॉर्मल वेक्टर अंडर कंसीडरेशन होता है, इसलिए n का कंसेप्ट आपके सामने आ गया। हाँ जी, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जितनी लैंग्वेज आपने इस हवाले से स्टडी कर ली कि ये a क्या है, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन, n क्या है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेसेस का नॉर्मल वेक्टर ही होता है। वो आता कैसे है, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल xi, पार्शियल ओवर पार्शियल yj, वो जो डेल की कीमत थी किसी स्टेज पे पड़ी। बाकी सरफेस का थोड़ा सा ऑप्शन आपको समझाया, और साथ साथ ये प्लेन्स समझाई। उसके बाद ये हमारा फार्मूला कैसे बना, ये n डॉट k, n डॉट j, ये किस स्टाइल से ये वर्किंग हुई है, ये हमारा अभी लेक्चर कंटिन्यू है। इसका जो अगला वर्जन है 15a का, 15b, वो इसी जगह से कंटिन्यू कर लेंगे, जिसमें आपको ये वाले वेक्टर, ये यानी कि फार्मूला प्रूव करने का स्ट्रक्चर समझ आएगी कि वो बना कैसे।
कंटिन्यू है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ इस लेक्चर को, लेंथ अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।